टू नाइन्थ क्लास। आज आपका टॉपिक है चैप्टर 7 का इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था सिल्वर को कैसे किसी मेटल की सरफेस पे प्लेट किया जाता है, उसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम हम आज देखेंगे। क्रोमियम भी एक कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है। ठीक है, तो अक्सर आयरन या स्टील के ऊपर इसको क्रोमियम को कोट किया जाता है टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एक टैंक लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे जिनमें से एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पे हम इधर भी स्पून ले लेते हैं। सपोज हम एक स्पून पर क्रोमियम की कोटिंग चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये हो गया बैटरी का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं आयरन। ठीक है, आयरन के ऊपर हमने क्रोमियम की कोटिंग करनी है। तो क्रोमियम प्लेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सिल्वर की जैसा ही प्रोसेस है, सिल्वर प्लेटिंग जैसा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो क्रोमियम है, द सोर्स ऑफ क्रोमियम एटम, वो ये इलेक्ट्रोड नहीं होगा, क्रोमियम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्रोमियम के आयंस होंगे, वो इस आयरन के ऊपर जाके स्टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो एनोड होगा, वो एंटीमोनियल लेड होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें हमने क्रोमियम सल्फेट विद, इसको हम बाहर लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज मेड ऑफ क्रोमियम सल्फेट Cr2 with a small amount of sulfuric acid। ठीक है, क्या होगा, वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे। हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या क्या है, द वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्रोमियम सल्फेट। ठीक, जब ये तीनों को हम डिसॉल्व करेंगे, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्रोमियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व होंगे तो क्या होगा, क्रोमियम +3 आयंस। ठीक है, 2 टाइम्स थे यहाँ पे, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। फिर सल्फेट -2 आयंस, 3 टाइम्स था तो यहाँ पे सल्फेट के साथ 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें वाटर भी था तो नेसेसरीली वाटर भी आयनाइज हुआ होगा, तो H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हमने इन चारों को कंसिडर करना है। ठीक, और सल्फ्यूरिक एसिड से भी यही H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस निकलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है भी बहुत स्मॉल अमाउंट में। अब हम दोनों हाफ रिएक्शंस देखते हैं, एट एनोड एंड एट कैथोड। कौन कौन से आयंस हैं यहाँ पे, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से क्रोमियम की कोटिंग होनी है आयरन के ऊपर, तो क्रोमियम आयंस रश करके, अब यहाँ पे देखो आप +3 चार्ज मीन्स इसके पास ज़्यादा डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इसको ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की क्योंकि इसके पास ज़्यादा कमी है। ठीक है, और यहाँ देखो +1। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने याद रखना है कि जो क्रोमियम आयन है ये फॉरन से कैथोड पर जाके स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, पहले कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, क्रोमियम +3 आयंस फ्रॉम the electrolyte solution move towards the cathode, pick up 3 electrons पर आयन। एक आयन के ऊपर +3 चार्ज है ना, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है,
they accept 3 electrons from cathode and become neutral, न्यूट्रल, ठीक है। और फिर क्या होगा, these chromium metal atoms remain stick on the surface of iron, ठीक है। और फिर थोड़ी देर में क्या होगा, chromium metal is completely coated over the iron surface, ठीक है। अब इसी तरह एनोड का रिएक्शन हम लिखते हैं, तो एनोड पे OH आयंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीजन गैस जनरेट करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने वाटर की हाइड्रोलिसिस में देखा भी था, सॉरी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में देखा था, ठीक है। सही, ये होंगे ओवरऑल रिएक्शन, सॉरी ये सारे रिएक्शंस हैं। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। OH नेगेटिव, क्रोमियम, ऑक्सीजन, वाटर एंड क्रोमियम, ठीक है, ये इससे प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो ये इसका कलेक्ट कर इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में आपने सबसे पहले बताना है कि क्रोमियम इज़ अ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। इसको हम आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमियम की उसके ऊपर कवरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं। किस तरह, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, उसमें आयरन या स्टील को हम एज कैथोड यूज़ करेंगे, एनोड होगा एंटीमोलियन लेड, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर एसिडिफाइड क्रोमियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वाटर में क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और साथ में थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। फिर आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की हेडिंग दे के ये रिएक्शन लिखना है। फिर एट एनोड आपने बताना है क्या होगा, एट कैथोड ये बताना है, और इसी के साथ वन लाइन में आपने बताना है कि क्रोमियम के आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू कैथोड सरफेस पे जाके स्टिक कर गए, ठीक है। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है कि हम देखते हैं कि जब क्रोमियम की कोटिंग की जाती है तो क्रोमियम डायरेक्टली किसी मेटल पे कोट नहीं किया जाता, स्पेशली आयरन या स्टील के ऊपर क्रोमियम की डायरेक्ट कोटिंग नहीं की जाती। उससे पहले किसी भी और स्टिकी मेटल की कोटिंग की जाएगी आयरन या स्टील के ऊपर, फिर उस कोटिंग के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब इसकी एक रीज़न है कि पहले हम सपोज ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है आयरन या स्टील का, ठीक है, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, ठीक है। हम लिखते हैं टू बी कोटेड बाय क्रोमियम, ठीक है। CR इज द सिंबल फॉर क्रोमियम। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा, इसके ऊपर हम निकल या कॉपर की कोटिंग करेंगे, ठीक है। देन स्टेप 2 में क्रोमियम की कोटिंग की जाएगी, ठीक है, क्रोमियम प्लेटिंग की जाएगी, सही। क्यों, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि क्रोमियम आयरन और स्टील की सरफेस के ऊपर प्रॉपरली स्टिक नहीं होता, उसके साथ बाइंड नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ रीजंस लिखते हैं, पुअर बाइंडिंग ऑफ क्रोमियम ऑन स्टील, और सेकेंड रीज़न ये है कि अगर हम क्रोमियम की डायरेक्ट कोटिंग करते हैं आयरन की सरफेस के ऊपर तो क्रोमियम कंप्लीट कवरेज नहीं देता। क्रोमियम की कोटिंग में से भी, क्रोमियम की लेयर में से भी जो मॉइस्चर आयरन तक पहुंच सकता है, ठीक है। मॉइस्चर इस क्रोमियम कोटिंग को क्रॉस कर सकता है, तो जब मॉइस्चर आयरन की सरफेस से इन कांटेक्ट आ जाएगा तो कोटिंग का तो कोई फ़ायदा ना हुआ, आयरन में तो फ़ौरन से रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले निकल या कॉपर की कोटिंग की जाएगी ताकि कंप्लीट कवरिंग हो जाए, इसकी कोई मॉइस्चर यहाँ तक ना पहुँच सके इन आयरन की सरफेस तक, ठीक है। और उसके बाद फिर क्रोमियम की कोटिंग होगी ताकि क्रोमियम अच्छी तरह से ये जो लेयर है, निकल की लेयर है इसके ऊपर, निकल या कॉपर की, उसके ऊपर अच्छी तरह स्टिक भी कर जाए, ठीक है, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक।
बिल्कुल इसी तरह हम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, इसमें थर्ड एग्जांपल है जिंक प्लेटिंग। इसको भी देखते हैं हम शॉर्ट में। जिंक प्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में सबसे पहले इसको हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग ऑफ मेटल। कौन सा मेटल? जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, ठीक है, उसकी सरफेस की क्लीनिंग होगी सबसे पहले। किस तरह होगी? नंबर 1, एक बेसिक डिटर्जेंट, अल्कलाइन डिटर्जेंट, यानी बेस नेचर का जो डिटर्जेंट होगा। जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो बेसिकली एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, एसिड आप कह सकते हो कि बर्निंग कॉज कर सकता है, ठीक है। एसिड एक तरह का सब्सटेंस है, और एसिड का जो ऑपोजिट होता है उसे हम अल्कली या बेस कहते हैं, ठीक है। तो अल्कलाइन डिटर्जेंट से पहले इसकी वॉशिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप 2 में एसिड के साथ क्लीनिंग होगी। स्टेप 3 में अब क्या होगा? पहले हम बेस से इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ सब्सटेंसेस, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो भी होंगी वो बेस में डिज़ोल्व हो जाएंगी। लेकिन जो ऑपोजिट नेचर की हैं, जो बेस में डिज़ोल्व नहीं होती, तो वो स्टेप 2 में एसिड में डिज़ोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप इसलिए हैं, ऑपोजिट यहाँ पे रिएजेंट्स इसलिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। ठीक, इससे क्या होगा? ये क्लीनिंग हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तो आयरन की सरफेस पे पहले से कोई रस्ट फॉर्मेशन या फिर कोई लेयर डिपॉजिट हुई है किसी और सब्सटेंस की, स्केल्स जनरेट हो जाते हैं, स्केल्स फॉर्म हो जाती है, स्केलिंग हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी डिपॉजिशन हुई हुई है आयरन की सरफेस पे, तो उसको रिमूव करने के लिए अल्कली और एसिड के साथ पहले उस सरफेस को क्लीन किया जाता है, ठीक है। जब क्लीन सरफेस मिल गई हमें आयरन की, तो हम उसके ऊपर जिंक प्लेटिंग करेंगे बाय ट्रीटिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और इसमें क्या होगा? यही हम यहाँ पे वही स्पून ले लेते हैं, स्पून शेप में, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि किसको कोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी, सही। और यहाँ होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है, और जब बैटरी का स्विच ऑन होगा तो जिंक फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, जिंक आयंस विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड रिमेन स्टिक ओवर द सरफेस ऑफ कैथोड, ठीक है। इसी तरह जिंक प्लेटिंग की तरह ही बिल्कुल एक और मेथड है टिन प्लेटिंग। टिन का सिंबल होता है SN, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? हम यहाँ पे ये भी स्टील और आयरन के ऊपर इसकी कोटिंग करते हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो लिया जाता है वो टिन का सॉल्ट लिया जाता है, ठीक है, टिन सॉल्ट। और फिर यहाँ पे हम कैथोड डिप करते हैं, सही। ये बैटरी हो गई, ये हो गया एनोड, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को जैसे ही हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, तो ये जो एनोड है यहाँ पे, ये भी टिन मेटल का होगा, ठीक है। तो एनोड और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दोनों में ही टिन के एटम्स हैं, तो ये टिन के एटम्स आयनाइज्ड फॉर्म में टिन के आयंस यहाँ पे कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और कैथोड की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट होने का मतलब है कि
कैथोड की सरफेस के ऊपर ही स्टिक करना, ठीक है, सही। इस तरह टिन कोटिंग हो जाएगी। और लास्ट टाइप है बिल्कुल यही प्रोसेस है लास्ट वाला भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसका यूज डिफरेंट है, ठीक। अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है इन सारी एग्जांपल्स में कॉमनली, कि जब इस तरह की हम अरेंजमेंट करते हैं, यानी एक मेटल एनोड कोई स्पेसिफिक मेटल का होता है, फिर कैथोड किसी स्पेसिफिक मेटल का होता है, और फिर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी उसी एनोडिक मेटल का ही लेते हैं, ठीक है। और फिर जब हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो एनोड विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और फिर वो डिजॉल्व होके वहाँ से एनोड के आयंस जो हैं वो जाके सेकेंड वाले इलेक्ट्रोड पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम एनोड अगर इम्प्योर मेटल का हो, यानी उसमें 2-3 ABC कंपोनेंट्स हों, उनमें से हमें सिर्फ ए कंपोनेंट चाहिए प्योर फॉर्म में, तो वो तो सॉलिड है, हम उसे कैसे सेपरेट करें। तो क्या हम उसको इस तरह प्योरीफाई नहीं कर सकते कि हम जो अरेंजमेंट करें वो इस तरह की करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरह का बनाएं कि जो कंपोनेंट ए है, ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्योर, जो ब्लैक डॉट से मैं शो कर रही हूँ, सपोज ये कॉपर इम्प्योर कॉपर एनोड है, ठीक है। इसको हमने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिप किया, टैंक के अंदर डिप किया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हम एक छोटा सा रॉड ले लेते हैं विच इज ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है, ये प्योर कॉपर का रॉड है, ठीक। तो जो भी हम अभी तक देखते आए हैं अरेंजमेंट, उसमें क्या होता है कि जो भी एनोड है दैट एनोड विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो डिजॉल्व होगा, उसके एक एक एटम सेपरेट होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसमें से कोई एक टाइप का एटम, यानी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं और कॉपर एटम्स भी हैं, ठीक है, बाकी सब कॉपर एटम्स हैं, लेकिन ये जो मैंने डार्क स्पॉट्स लगाए हैं ये क्या है, डार्क डॉट्स लगाए हैं क्या है, ये इम्प्योरिटीज अगर हम समझ लें कि ये इम्प्योर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपर का ही सॉल्ट ले लें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक। तो क्या होगा एनोड पे, क्या होगा, एनोड में से कॉपर एटम्स विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इन द फॉर्म ऑफ copper+2, ऐसा ही होता था। देन दिस कॉपर आयन विल अगेन डिपॉजिट ऑन द कैथोड बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम लिखते हैं -2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हम लिख देते हैं +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इस जो इम्प्योर कॉपर हमारे पास कॉपर का रॉड था एनोड की फॉर्म में से हमने यूज किया, उसमें से जस्ट कॉपर एटम्स विल आयनाइज, बाकी जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे वो भी डिसॉल्व होगी लेकिन वो आयनाइज नहीं हुई, ठीक है, ठीक। सपोज इसमें मड या सॉइल पार्टिकल या दूसरे मेटल्स के एटम्स थे, ठीक है, तो वो जो सिर्फ इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम्स ही डिसॉल्व होके एनोड पे जाके स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एनोड के ऊपर कॉपर एटम डिपॉजिट होते रहेंगे, तो फिर कुछ टाइम के बाद हमें देखने को मिलेगा कि कैथोड के ऊपर बहुत सारे कॉपर एटम्स आके डिपॉजिट हो गए हैं, कैथोड की ग्रोथ हो गई है, ठीक है। अब ये जो कैथोड है ये क्या है, ओनली प्योर कॉपर एटम्स, ठीक है, कहाँ से आए हैं, इस इम्प्योर कॉपर में से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सारे एटम्स मूव कर गए यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ क्या रह जाएगा, एनोड डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ इस तरह की डायग्राम बना लेते हैं कि एनोड सारा डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर शो कर देंगे कि यहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक, जो भी इसमें इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई है, ठीक है। अब आपकी बुक में इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के नाम से दिया हुआ है,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या चीज़ होती है? रिफाइनिंग वर्ड स्टैंड्स फॉर प्योरिफिकेशन, ठीक है, किसी चीज़ को, इम्प्योर चीज़ को सेपरेट करना, इम्प्योरिटी को अलग करना और किसी प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करना, ठीक है। तो मेटल्स जब हमें अर्थ क्रस्ट में से या नेचुरल सोर्सेज में से हमें मेटल मिलता है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसमें अर्दी मटेरियल भी होता है, उसमें दूसरे मेटल्स भी इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं, ठीक है, उसमें अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक। तो प्योर फॉर्म में मेटल नहीं मिलता, इसी तरह कॉपर भी प्योर फॉर्म में नहीं ऑब्टेन होता। हम क्या करते हैं, इस इम्प्योर कॉपर को इंडस्ट्रियल स्केल में डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार के प्योरीफाई करते हैं। तो उसमें से एक तरीका ये भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कॉपर, इम्प्योर कॉपर मेटल को प्योर करना, ठीक है। तो इस प्योरिफिकेशन ऑफ अ मेटल, इसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ किया है इसको, इस प्रोसेस को करने के लिए। तो ये हुई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। मार्किंग मैं आपको बता दूंगी बुक से, फिर आपने डायग्राम के साथ इसको अपने नोट्स पे लिखना है और याद करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पेज 135 पे जो MCQs हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद अटेम्प्ट करो। अगर नहीं होते तब भी नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको ये भेज दूँगी।